हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैश्विक नौवहन प्रणाली और इसके आगे के विषय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, 1978 में हुआ था और 1994 से ये सार्वजनिक सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है। दूसरा आता है ग्लोनोस, ये रशिया के द्वारा बनाया गया है, 2011 से ये कार्यरत है। नेक्स्ट आता है गैलीलियो, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया है, 2019-20 से कार्यरत है। नेक्स्ट आता है कॉम्पास, जिसे बाइडू 2 भी बोलते हैं, ये चाइना के द्वारा विकसित किया गया है, 2020 से ये उपलब्ध है। कुछ क्षेत्रीय नौवहन प्रणालियाँ भी है, जैसे बाइडू, ये चाइना की, ये सक्रिय मतलब एक्टिव है अभी। IRNSS है ना, ये है इंडिया का, ये निर्माणाधीन है अभी। QZSS, ये जापान के द्वारा बनाया गया, ये अभी एक्टिव है। QZSS का अर्थ है क्वासी जेनिस सैटेलाइट सिस्टम है ना। अब हम देखेंगे भारत का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ना। इसे नाविक भी नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नेविगेशनल विथ इंडियन कंस्टलेशन। ये उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली है ना, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, जो भारत की सीमा के अंतर्गत और भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक नौवहन संकेत उपलब्ध कराएगा। इसकी औसत परिशुद्धता 20 मीटर तक होगी, या 20 मीटर से भी बेहतर होगी है ना। मतलब ये 20 मीटर तक के क्षेत्र के अंदर भी आपको निर्देश सही से बता सकेगा नेविगेशन। इसके द्वारा दो प्रकार के नौवहन संकेत प्राप्त किए जाएंगे। क्या क्या? पहला SPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिग्नल, ये सामान्य नागरिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। दूसरा है PPS प्रेशराइज पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें संकेत कूटबद्ध होंगे जो सिर्फ प्रतिरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में उपलब्ध होंगे। IRNSS प्रणाली में कुल 7 उपग्रहों की आवश्यकता होगी, जिसमें 3 उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में और 4 उपग्रह भू संक्रमणकारी कक्षा में स्थित है। इसके प्रथम उपग्रह IRNSS फर्स्ट ए की परमाणु घड़ी विफल हो जाने के कारण ये उपग्रह सेवा में नहीं है। इसके प्रतिस्थापना के रूप में IRNS-1H को प्रमोशित किया गया, जो विफल हो गया, जिसके बाद अप्रैल 2018 में IRNS-1I का प्रमोशन कर 7 उपग्रहों की आवश्यक संख्या प्राप्त की गई। इन सभी उपग्रहों का प्रमोशन PSLV के द्वारा किया गया है। IRNS उपग्रह में 2 प्रकार के नीति भार लगाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है नेविगेशनल पेलोड, इसमें आएगा LS बैंड ट्रांसपोर्टर, बी है दूसरा एस बैंड ट्रांसपोर्टर, और तीसरा नेक्स्ट है रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है ना। ये जो है ये स्थिति और गति का निर्धारण करता है। रेंजिंग पेलोड के अंतर्गत C बैंड ट्रांसपोर्टर होता है, कॉर्नर क्यूब रेट्रो रिफ्लेक्टर होता है ना। ये क्या करता है? ये उपग्रह को रेंज या संकेत दायरे का निर्धारण करता है। IRNSS का महत्व क्या है? सामरिक उद्देश्यों के लिए भारत को किसी अन्य देश के नौवहन प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। IRNS के विकास के बाद भारत उपग्रह संप्रभुता को प्राप्त करेगा। इसके प्रयोग से परिवहन क्षेत्र में छोटे सुगम मार्ग अपनाना संभव होगा है ना, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। इसके प्रयोग से दुर्गम और सुदूर पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। इसके द्वारा दुर्गम स्थलों पर संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन तथा जंगलों में वन्यजीव प्रबंधन जैसे कार्य किए जा सकते हैं। इसकी सहायता से शुद्ध मानचित्रण और सटीक समय निर्धारण किया जाता है। सरकारी घोषणा के अनुसार IRNS की सामान्य सेवा सार्क देशों को भी उपलब्ध होगी। यह भारत की अंतरिक्ष कूटनीति का विस्तार है। अब हम जानेंगे गगन के बारे में। गगन का फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन है ना। ये भी SBS है, सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेड सिस्टम। गगन उपग्रह
आधारित उन्नयन प्रणाली है जो जीपीएस के नौवहन संकेतों पर आधारित है। ये प्रणाली भारतीय वायु क्षेत्र में जीपीएस संकेतों को परिशुद्ध कर उपलब्ध कराता है। भारत में सामान्य जीपीएस संकेतों की परिशुद्धता नागरिक उड्डयन के संदर्भ में अनुकूल नहीं है। गगन प्रणाली की सहायता से इसे परिशुद्ध कर इसे अनुकूल बनाया गया है। गगन प्रणाली के लिए समर्पित उपग्रहों के प्रमोशन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके पेलोड संचार उपग्रह में स्थापित किए गए हैं, है ना। संचार उपग्रह जैसे GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15, ये क्या है, पेलोड है। गगन का विकास इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका प्राथमिक उपयोग नागरिक वायुसेना यातायात प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। अगले चरण में इसका प्रयोग रेल, सड़क, जल यातायात तथा अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। इसके प्रयोग से भारतीय वायु क्षेत्र के नौवहन संकेत अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हो गए हैं। इसके प्रयोग से भारतीय रेल यातायात में सुरक्षा बेहतर होगी और दुर्घटनाएं कम होगी। मौसम उपग्रहों के द्वारा वायुमंडल से विभिन्न प्रकार के आंकड़े और चित्रों को प्राप्त किया जाता है, जिसके वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर मौसम संबंधी पूर्वानुमान और भविष्यवाणी की जाती है। मौसम उपग्रहों को भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाता है और इससे दो प्रकार के नीति भार लगाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है साउंडर, जो वायुमंडल के अलग अलग स्तरों पर तापमान और आर्द्रता को मापता है। और नेक्स्ट है इमेजर, इसके द्वारा भारत व उसके आसपास के क्षेत्रों की तस्वीर ली जाती है, जिससे बादलों की स्थिति का पता चलता है। प्रमुख मौसम उपग्रह कौन कौन से? पहला है मेडसेट, इसे कल्पना फर्स्ट 2002 में ये लॉन्च हुआ था, प्रथम विशुद्ध मौसम उपग्रह है ये। दूसरा इनसेट 3D 2013 में आया था ये। इनसेट 3DR ये 2016 में आया था। ये दोनों क्या है? उन्नत मौसम उपग्रह है। इन दोनों उपग्रहों में मौसम संवेदकों के साथ साथ राहत और बचाव कार्य के लिए विशिष्ट नीति भार लगाए गए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह आधारित राहत और बचाव प्रणाली का भी सदस्य है। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, इसके अंतर्गत आएगा एस्ट्रोसेट, है ना। सितंबर 2015 में PSLV के द्वारा 650 किलो का है ये, और LEO में स्थापित किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। ये भारत द्वारा स्थापित खगोलीय अध्ययन को समर्पित प्रथम उपग्रह है जो अंतरिक्ष में वेधशाला के समान कार्य करता है। ये एक वैज्ञानिक महत्व का उपग्रह है जिसके तात्कालिक आर्थिक सामाजिक लाभ नहीं होते। ये अपने विशिष्ट विभिन्न संवेदी उपकरणों की सहायता से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर खगोलीय पिंडों से प्राप्त अलग अलग प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करता है, जिससे विभिन्न खगोलीय घटना और खगोलीय पिंडों की जानकारी प्राप्त होती है। ये एक बहुआवर्ती अंतरिक्ष वेधशाला है जिसमें 5 प्रकार के संवेदी उपग्रह लगे हैं। कौन कौन से? दृश्य प्रकाश संवेदी उपकरण, नियर यूवी संवेदी उपकरण, फार यूवी संवेदी उपकरण, सॉफ्ट एक्सरे संवेदी उपकरण, है ना, और हार्ड एक्सरे संवेदी उपकरण। अब आता है हमारा नेक्स्ट निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये भारत और अमेरिका का संयुक्त उपग्रह मिशन है जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक सुदूर संवेदी उपग्रह का निर्माण करना है। ये दुनिया का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह होगा जिसमें दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार का प्रयोग किया जाएगा। एल और एस बैंड, ठीक है। एल बैंड रहेगा 1 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज तक, एस बैंड रहेगा 2 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक। इस उपग्रह की डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं को तय किया जा चुका है और 2020-21 तक GSLV की सहायता से LEO लो अर्थ ऑर्बिट में प्रमोशित किया जाएगा। देखो इसको अभी देखना होगा ये प्रमोशित हुआ है या नहीं हुआ है ना। ये पुराने नोट्स है इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसकी मिशन अवधि लगभग 3 वर्षों की होगी। इस उपग्रह का प्रयोग प्राकृतिक परिघटनाओं, पारिस्थितिकी तंत्र की अनियमितताओं, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के टूटने की प्रक्रिया, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ की स्थिति और तटीय क्षेत्रों में अध्ययन के लिए किया जाएगा। इससे प्राप्त आंकड़े जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे संदर्भों में उपयोगी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेस मिशन, है ना। स्पेस मिशन कौन कौन से? सबसे पहले देखते हैं SRE फर्स्ट, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। ये 2007 में PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वीय दशा में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करना था जो धातुकर्म से संबंधित है तथा इसे अंतरिक्ष से वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराकर बंगाल की खाड़ी में पुनः प्राप्त करना था। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
नेक्स्ट आता है चंद्रयान फर्स्ट। ये अक्टूबर 2008 में PSLV XL के द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। चंद्रयान एक कक्षीय मिशन था जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह में परिक्रमा कर चंद्रमा की सतह से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त करना था। वस्तुतः यह चंद्रमा के अध्ययन के लिए एक सुदूर संवेदी उपग्रह था। इसे अक्टूबर 2008 में PSLV के द्वारा प्रमोशित किया गया था। यह मिशन 2 वर्षों का था, लेकिन अगस्त 2009 में चंद्रयान का संचार संपर्क इसरो से टूट गया। हालांकि संपर्क होने से पहले चंद्रयान अपने मिशन उद्देश्यों की प्राप्ति कर चुका था। नासा से प्राप्त मिनी SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार की मदद से चंद्रमा पर जमे हुए बर्फ के रूप में जल की उपस्थिति की पुष्टि कर चुका है। फलस्वरूप ये एक सफल मिशन है। मतलब भारत के चंद्रयान ने क्या किया था, जो फर्स्ट था, चंद्रमा पर जल होने की या बर्फ होने की पुष्टि करी थी। ये किसने बताया? ये अमेरिका के नासा ने बताया, उसको एक मिनी SAR मिला है। चंद्रयान 2 ये अभी हाल ही में मतलब इसको लॉन्च किया था, लेकिन इसकी पूर्णतः सफल नहीं रहा था ये। इसमें क्या हुआ था कि जो सॉफ्ट लैंडिंग के समय वो क्रैश हो गया था, है ना। ठीक है, तो ये इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑर्बिटर लैंडर और रोवर थे, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जब लिखा है तो नोट्स में। चंद्रयान सेकंड भारत का दूसरा मिशन है जिसे GSLV के द्वारा प्रमोशित किया गया। ये एक लैंडिंग मिशन है जिसके अंतर्गत रोबोटिक यान को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाना था। चंद्रयान सेकंड के 3 प्रमुख घटक थे। कौन कौन से? ऑर्बिटर, ये चंद्रमा के 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय कक्षा में स्थापित होना था तथा चंद्रमा का सुदूर संवेदन का कार्य करना था। लैंडर, ये ऑर्बिटर से रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारता। तरल ईंधन युक्त इस जटिल प्रणाली का विकास और प्रयोगशाला परीक्षण हो चुका था। रोवर, ये लगभग 20 किलोग्राम का 6 पहिया युक्त रोबोटिक यान था जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर खनिज और चट्टानों की रासायनिक विश्लेषण करता, चंद्रमा की सतह पर का चित्र उपलब्ध कराता तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थित जमे हुए जल का पता लगाता। चंद्रयान सेकंड के सभी नीतिपार भारत में विकसित किए गए थे। चंद्रयान फर्स्ट की तरह इसमें विदेशी नीतिपार नहीं था। चंद्रयान सेकंड के संवेदी उपग्रहों की संख्या और गुणवत्ता चंद्रयान फर्स्ट से बेहतर थी, जिसके चंद्रमा के संदर्भ में विस्तार और महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त हो गए, है ना। इसे GSLV मार्क थर्ड से प्रमोशित किया गया था, है ना। ये पूरी तरह विकसित मतलब पूरी तरह से सफल नहीं रहा था, है ना। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हो गया था, ठीक है। अब आता है हमारा मंगलयान, है ना। मार्स ऑर्बिटर मिशन मून। मंगलयान भारत का पहला परग्रही मिशन है। इसे नवंबर 2013 में PSLV के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में प्रमोशित किया गया। अगले 10 महीनों में मंगलयान अपनी कक्षीय ऊंचाई को बढ़ाता हुआ 1 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रविष्ट हुआ। इस मिशन की कार्य अवधि 6 महीने की थी, लेकिन ईंधन के समुचित प्रयोग के कारण यह लगभग 4 वर्षों के कार्यकाल पूरा कर चुका है। मंगलयान एक कक्षीय सुदूर संवेदी मिशन है जिसका वैज्ञानिक उद्देश्य मंगल की सतह, आकृति, खनिज पदार्थ और वायुमंडल का अध्ययन करना है। मंगलयान की सफलता के साथ भारत विश्व का चौथा और एशिया का पहला देश बना जिसने मंगल मिशन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत विश्व का पहला देश बना जिसने प्रथम प्रयास में इस सफलता को प्राप्त किया है। मंगलयान की सभी तकनीकों का विकास भारत में ही किया गया है और इसका बजट मात्र 450 करोड़ है, जो नासा का मंगल मिशन मेवन का 10वां भाग है। मंगलयान ने सौर ऊर्जा से संबंधित होने वाले 5 संवेदी उपग्रह लगाए जिसकी मदद से कई महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जैसे मंगल की सतह पर लौह अयस्क की उपस्थिति, मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन आदि गैसों के होने का प्रभाव आदि। मंगलयान सेकंड, ये मंगल ग्रह के लिए भारत का दूसरा मिशन होगा, है ना, जिसे GSLV मार्क सेकंड से प्रमोशित किया जाएगा। इसकी टाइमलाइन आप देख लीजिए, ठीक है, कब कर रहा है इसरो। चंद्रयान सेकंड के समान ही मंगलयान सेकंड के 3 भाग होंगे। कौन कौन से? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, है ना। ये चंद्रयान सेकंड में बता चुका हूँ कि असफल रहा है थोड़े हद तक। 2016 में भारत तथा फ्रांस ने मंगलयान सेकंड के संयुक्त प्रयास के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। संभवतः ये मिशन भारत फ्रांस का संयुक्त मिशन होगा।
इंडियन वेनिसुलर ऑर्बिटर मिशन, ये शुक्र के वातावरण का अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा प्रस्तावित मिशन है, जिसे 2023 तक PSLV की सहायता से प्रमोचित किया जाएगा। ये कक्षीय मिशन होगा। 2017-18 के बजट में अंतरिक्ष विभाग को 23% से अधिक धनराशि आवंटित की गई है तथा बजट सत्र में मंगल मिशन 2 तथा शुक्र गृह मिशन के प्रावधान का जिक्र किया गया है। आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर रहेगा, ये इसको लॉन्च कर चुके हैं हम, है ना। ये इसरो का एक प्रस्तावित मिशन था, इसे हम लॉन्च कर चुके हैं, है ना। और ये सूर्य के बहुआयामी अध्ययन के लिए है ना। इसे PSLV के द्वारा प्रमोचित किया गया है। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष एक विशिष्ट बिंदु लैग्रेंजियन पॉइंट फर्स्ट पर स्थापित किया गया है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर है ना। ये इस बिंदु पर स्थापित आदित्य L1 सदैव सूर्य के सम्मुख है। लैग्रेंजियन पॉइंट दो खगोलीय पिंडों के बीच का वो जगह है जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वीय प्रभाव का कुल मान शून्य होता है। इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह इसी बिंदु पर बने रहते हैं। लैग्रेंजियन बिंदुओं को अंतरिक्ष पर पार्किंग स्पेस भी कहते हैं। आदित्य L1 में 7 प्रकार के संवेदी उपग्रह लगाए गए हैं, जिसकी सहायता से सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना आदि का अध्ययन किया जाना है। इसमें लगे कण संवेदक सूर्य से निकलने वाले उच्च ऊर्जा कणों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के द्वारा सूर्य के चुंबकीय प्रभाव और संचार उपग्रहों को प्रभावित करने वाले सौर आंधी, है ना, का भी अध्ययन किया जाएगा। ये भारत की तकनीकी दक्षता का परिचायक भी होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ नासा और यूरोपीय संघ लैग्रेंजियन बिंदु तक अपने मिशन भेज पाए हैं। अब देखते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसरो मानव को पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में भेजने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य तकनीकी क्षमता प्रदर्शन और सूक्ष्म गुरुत्वीय दशा में अनुसंधान है। इस मिशन को 2022 तक विशिष्ट रूप से तैयार किए गए GSLV मार्क 3 में पूरा किया जाना था, जिसे गगनयान नाम दिया गया है ना। इसकी भी आपको टाइमलाइन देखनी होगी, गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा। इसरो के चेयरमैन के अनुसार इस मिशन को 10,000 करोड़ से भी कम बजट में पूरा कर लिया जाएगा। मानव अंतरिक्ष परियोजना जटिल और खतरनाक है। इसे अभी तक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और चीन ही पूरा कर पाए। भारत इससे तकनीकी स्तर की तैयारियों को पूरा कर चुका है, जिसे HAL के द्वारा क्रू मॉड्यूल का विकास किया जा चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा क्रू मॉड्यूल का विकास किया जा चुका है। 2014 में क्रू मॉड्यूल के पुनः प्राप्ति से संबंधित केयर मिशन को पूरा किया गया है। इस मिशन के लिए आवश्यक प्रमोशन यान GSLV मार्क 3 का विकास कर लिया गया है। अब हम देखेंगे अंतरिक्ष मिशन का महत्व। भारत में अंतरिक्ष मिशन हम जो लॉन्च करते हैं उसका क्या महत्व। चंद्रमा पर जल की प्राप्ति, क्रायोजेनिक इंजन ऑक्सीजन का स्रोत बन सकता है ना। चंद्रमा पर जल की प्राप्ति, क्रायोजेनिक इंजन और ऑक्सीजन का स्रोत बन सकता है। इससे चंद्रमा को भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है। चंद्रमा पर हीलियम 3 समस्थानिक की खोज की गई, जिसका प्रयोग संलयन भट्टियों में नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है। चंद्रमा, मंगल, शुक्र, सूर्य या किसी अन्य खगोलीय पिंड के अध्ययन से पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के क्रम में अत्याधुनिक तकनीक का विकास किया जाता है, जिसका प्रयोग व्यावसायिक लाभ के लिए अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसे अंतरिक्ष उद्योग सहयोग भी कहते हैं। अंतरिक्ष मिशनों की सफलता देश के वैज्ञानिक छवि को मजबूत करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में भारत की दावेदारी मजबूत होती है। अंतरिक्ष मिशनों से देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा, नागरिकों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी, अंधविश्वास कम होता है। वैज्ञानिक चेतना का विकास संविधान संगत भी है और ये मौलिक कर्तव्य भी है। अब अंतरिक्ष संबंधी कुछ मुद्दे हैं। कौन कौन से मुद्दे? प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीकी का महत्व। वर्तमान समय में अंतरिक्ष तकनीकी दोहरी तकनीक के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसका प्रयोग शांतिपूर्ण परियोजनाओं के साथ साथ सैनिक संदर्भों में भी किया जा रहा है। भारत में IGMDP, है ना, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 के प्रारंभिक दौर में मिसाइलों के विकास में प्रमोशन यान से जुड़ी तकनीक का प्रयोग किया गया है। जैसे भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी SLV 3 पर आधारित है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र के विकास में PSLV के प्रथम चरण की भूमिका रही है।
GSLV और क्रायोजेनिक तकनीक के प्रयोग से भारत उच्च क्षमता, है ना, ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का विकास कर सकता है। IRNS या नाविक सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करेगा तथा युद्ध के समय सटीक लक्ष्य निर्धारण में मददगार होगा। कार्टोसेट और रीसेट जैसे सुदूर संवेदी उपग्रह सीमावर्ती क्षेत्रों पर निगरानी कर सकते तथा सीमा घुसपैठ को विफल बना सकते। युद्ध के समय संचार उपग्रह की प्रणाली संचार स्थापित करने, आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। इस संदर्भ में 2013 में भारत ने GSAT-7 संचार उपग्रह को प्रथम प्रतिरक्षा उपग्रह के रूप में प्रमोचित किया, जो नौसेना को समर्पित है। कई राष्ट्र उपग्रह रोधी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने हथियारों से उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका और चीन जैसे देश अंतरिक्ष सेना या स्पेस आर्मी की ओर अग्रसर है। वहीं भारत अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की रक्षा के लिए इंटीग्रेटेड स्पेस सेल का विकास किया है, जिसका संचालन सेना की तीनों टुकड़ियों के द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष तकनीक का क्या महत्व है? संचार उपग्रह के प्रमोशन से अंतरिक्ष में संचार अवसंरचनाओं का विकास किया गया है, जिसके प्रयोग से कई व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत की गई, जैसे DTH, VSAT, सैटेलाइट न्यूज, सैटेलाइट फोन, ETC, है ना। इसके कारण रोजगार के नए अवसर प्रकट हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था बाजार में निवेश बढ़ा है और सरकार को उचित राजस्व की प्राप्ति हुई है। सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जाता है, जिससे उत्पादकता को बल मिलता है। इसके द्वारा कृषि, खनन, समुद्री संसाधन, वन्य जीवन, ग्रामीण और नगरीय अवसंरचना का प्रबंधन संबंधी कार्य किए जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बल मिलता है। भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह से प्राप्त आंकड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं, जो कई व्यावसायिक कार्यों में मददगार होते हैं तथा भारत के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत बनता है। PSLV की प्रमोशन सेवा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर आय अर्जन किया जाता है। इसरो अन्य देशों के लिए उपग्रह का निर्माण कर आर्थिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। मौजूदा अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन भुगतान, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। इससे काला धन और टैक्स की चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। इस नवीन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ संचार प्रौद्योगिकी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष उद्योग सहयोग के तहत सैकड़ों तकनीक जो मूल रूप से अंतरिक्ष संदर्भों के लिए विकसित किए गए थे, उन्हें विभिन्न उद्योगों में स्थानांतरित किया गया है। इससे इसरो के साथ साथ अन्य उद्योगों को भी लाभ प्राप्त होता है, जैसे उड्डयन, दूरसंचार, भारी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में। अंतरिक्ष संबंध व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ओट्रिक्स की स्थापना की गई है, जो इसरो की एक व्यावसायिक सहायता है। एंट्रिक्स, है ना, इसरो की ये क्या है? व्यावसायिक शाखा है। सामाजिक उत्थान में अंतरिक्ष का क्या महत्व है? ज्ञान संवर्धन की तकनीक उपलब्ध करवाना। अंतरिक्ष तकनीक तथा संचार तकनीक साथ मिलकर ज्ञान संवर्धन के विभिन्न माध्यमों को उपलब्ध कराता है, जो सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सैटेलाइट टेलीविजन, इंटरनेट आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में इन तकनीकों के द्वारा नए अवसरों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। कृषि क्षेत्र में प्रबंधन, सुदूर संवेदन के द्वारा फसलों का पूर्ण मूल्यांकन और सुरक्षा। कृषि दर्शन और किसान टेलीविजन जैसे कार्यक्रम, किसान कॉल सेंटर, ई कृषि, ई चौपाल जैसे, है ना। अवसंरचना, जहाँ किसानों को आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना प्राप्त होती है। सुदूर संवेदन द्वारा कृषि संबंधित अवसंरचनाओं का निर्माण और प्रबंधन, जैसे नगर निर्माण और कृषि योग्य भूमि का वैज्ञानिक अध्ययन। नागरिक अवसंरचनाओं का विकास, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में पेयजल की प्राप्ति, जैसे राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इन दोनों योजनाओं में सुदूर संवेदी आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा, जिसे टेली एजुकेशन कहते हैं, इसके प्रयोग से स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का बेहतर प्रबंधन किया जाता है। एक साथ कई केंद्रों पर कक्षाएं प्रसारित की जाती है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये VSAT पर आधारित संकल्पना है। दूरस्थ चिकित्सा, टेलीमेडिसिन, है ना, इसके तहत प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को बड़े अस्पतालों में VSAT के द्वारा जोड़ दिया जाएगा।
इसके फलस्वरूप विशिष्ट चिकित्सकीय परामर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होने लगेगी तथा चिकित्सीय विस्थापन में कमी आएगी। आपदा प्रबंधन। उपग्रह आधारित आंकड़ों के द्वारा बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात जैसी आपदाओं का प्रबंधन और पूर्व चेतावनी जैसे कार्य किए जा सकते हैं तथा इसके प्रभाव से नागरिकों को बचाया जा सकता है। अब हम देखेंगे स्पेस पोल्यूशन, है ना, स्पेस पोल्यूशन। अंतरिक्ष प्रदूषण का अभिप्राय पृथ्वी की कक्षा पे पाए जाने वाले निष्क्रिय उपग्रह से टूटे हुए भाग, प्रमोशन यान के भाग या ईंधन आदि से है, जो कक्षा में अनियमित परिक्रमा करते हुए दूसरे उपग्रह प्रमोशन यानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्रुवीय कक्षा एवं भूस्थितिक कक्षा में अंतरिक्ष प्रदूषण की समस्या अधिक है। इसके कई स्थान उपग्रह प्रमोशन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। पहली है बिग स्काई थ्योरी। ये अंतरिक्ष प्रदूषण से संबंधित नासा के द्वारा अपनाया गया सिद्धांत है, जिसके अनुसार अंतरिक्ष कमरे या निष्क्रिय उपग्रह दीर्घकालिक समस्या नहीं होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष विशाल है और निम्न भूकक्षा में स्थापित उपग्रह अपने जीवन काल की समाप्ति के बाद वायुमंडल में प्रवेश कर नष्ट हो जाते हैं। क्रिएशन ऑफ डेब्रिस बेल्ट, ये किसने दिया था? केसलर सिट्रोम ने दिया था। 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार लगभग 30 वर्षों के बाद अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे आपस में टकराकर कचरे का निर्माण करेंगे तथा ये कचरे अन्य उपग्रहों से टकराकर कचरे के निर्माण की श्रृंखला अभिक्रिया शुरू कर देंगे। फलस्वरूप संपूर्ण कक्षा कचरे की पट्टी में बदल जाएगी, जिससे उपग्रहों का प्रमोशन संभव नहीं होगा। 2009 में केसलर की भविष्यवाणी सही साबित हुई, जब निष्क्रिय रूसी उपग्रह मौसम उपग्रह से टकराकर कचरों के ढेर में बदल गया। इससे पहले 2007 में चीन ने अपने उपग्रह रोधी क्षमता के परीक्षण के दौरान अपने मिसाइल से अपने उपग्रह को नष्ट कर हजारों अंतरिक्ष कचरे का निर्माण कर चुका था। अंतरिक्ष कचरे का प्रबंधन कैसे करें हम? जैसे पहले ग्रेवियार्ड ऑर्बिट, इसके प्रयोग भूस्थितिक कक्षा में निष्क्रिय उपग्रहों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। उपग्रहों के जीवन काल खत्म होने के बाद उपग्रह को 36,000 किलोमीटर से दूर किसी बाहरी कक्षा में पहुंचा दिया जाता है, जिसे ग्रेवियार्ड ऑर्बिट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूब सेल टेक्नोलॉजी, है ना, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इस तकनीक से सौर ऊर्जा के प्रयोग से उपग्रह के चारों ओर एक विकर्षण क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जो अंतरिक्ष कचरे को उपग्रह के संपर्क में आने से पहले पथ से विचलित कर हटा दिया जाएगा। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेथर, है ना, ये रस्टलर के द्वारा दिया गया था, अमेरिका के वैज्ञानिक, है ना। इस अंतरिक्ष यान में कई किलोमीटर लंबे धातु के तार लगे होंगे, जो विद्युत धारा के प्रवाह में चुंबक की तरह कार्य करेंगे तथा अंतरिक्ष कचरे को आकर्षित कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करा देंगे, जहां से जलकर नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक डेब्रिस एलिमिनेटर या टेथर, है ना। ये डार्बा अमेरिका के द्वारा और जाक्सा जापान के एक संयुक्त मिशन है ना। जाक्सा के द्वारा इस तकनीक की मदद से अंतरिक्ष कचरे को हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन फरवरी 2017 में जापान ने इस परियोजना के विफल हो जाने की घोषणा की, है ना। इसमें 700 मीटर लंबे जाल का इस्तेमाल किया गया था, जो इस्पात और एल्यूमिनियम के मिश्रण से बना था, जिसके द्वारा कचरे को पकड़कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराया जाएगा। नेक्स्ट आएगा जियो स्टेशनरी क्राउडिंग, नो स्पेस इन स्पेस। संचार उपग्रहों की कार्य क्षमता को अप्रभावित रखने के लिए तथा उनके संकेतों की अंतःक्रिया को न्यूनतम रखने के लिए ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अनुसार दो उपग्रहों के बीच की न्यूनतम दूरी 1 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह दूरी 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम है और यहाँ भूस्थितिक कक्षा की संतृप्तता और उपग्रहों की भीड़ भाड़ की समस्या है, मतलब ज़्यादा उपग्रह हैं यहाँ पे। इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? अधिक क्षमतावान संचार उपग्रहों को प्रमोशन, जैसे GSAT-16, GSAT-18, बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली का विकास, जैसे GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15, संचार के साथ गगनवीर,
उपग्रह प्रमोशन तथा उपग्रह संचार के संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जैसे साउथ एशियन सैटेलाइट संचार अनुप्रयोग में जमीनी अवसंरचनाओं के उपयोग पर बल देना, जिससे संचार उपग्रहों पर दबाव कम होगा, जैसे NOFM नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अब हम देखेंगे अंतरिक्ष कूटनीति। वर्तमान समय में अंतरिक्ष तकनीक नागरिकों की जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करने के साथ साथ किसी देश की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग सभी आधुनिक तकनीकों का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ा है। फलस्वरूप अंतरिक्ष तकनीक किसी राष्ट्र के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। अंतरिक्ष संबंधी सेवाओं के विस्तार से कोई राष्ट्र अपनी पड़ोसी राष्ट्रों से कूटनीतिक बढ़त प्राप्त कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर उस राष्ट्र की स्थिति मजबूत होती है। इस संदर्भ में चीन ने APSCO एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, जिसके सदस्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मंगोलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि है। इसमें नेपाल और मालदीव को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस बहुराष्ट्रीय सहयोग में चीन इन देशों को सस्ते दर पर और आसान शर्तों पर अंतरिक्ष तकनीकी तथा सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये चीन का एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव का सूचक है, जिससे भारत प्रभावित हो सकता है। चीन भविष्य में इन देशों में अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित कर सकता है, जिसका प्रयोग भारत के विरुद्ध निगरानी और जासूसी जैसे कार्यों में किया जा सकता है। अंतरिक्ष कूटनीति में भारत भी प्रयत्नशील है। हाल ही में भारत ने साउथ एशियन सैटेलाइट को प्रमोचित किया है, जिसकी सेवाएं पाकिस्तान के अलावा सभी सार्क देशों को उपलब्ध होगी। भारत ने IRNSS या नाविक के उपयोग के लिए सार्क देशों को आमंत्रित किया है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मौसम, आपदा प्रबंधन, राहत तथा बचाव संबंधी उपग्रह आधारित डेटा प्रदान करता है। अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण वर्तमान समय का महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दा है। अंतरिक्ष तकनीकी किसी देश के युद्ध लड़ने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा यह युद्ध के चौथे आयाम के रूप में स्थापित हो चुका है। इस संदर्भ में चीन ने अपने अंतरिक्ष युद्ध की तैयारियों का प्रदर्शन भी किया है तथा अमेरिका ने स्पेस आर्मी बनाने की बात कही है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने इंटीग्रेटेड स्पेस सेल की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा करना है। अंतरिक्ष युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य में स्पेस कमांड की स्थापना की जाएगी, जो एक दीर्घकालिक योजना है। अब आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स। इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।